वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस कवर कर लिया था और उससे हमने रेजिस्टिविटी टर्म तक पहुंचे थे। आज उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स और उसके बारे में थोड़ा समझ के लेना है। तो उससे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस कौन से थे और रेजिस्टेंस के बारे में 1-2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which will resist the flow of charges. So resistance is a property of a conductor which will resist the flow of charges. Which two types of resistance electrons face while they travel through a conductor? Force of attraction of each atom. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट टू ऑर्बिट जंप लेते हुए जाएगा तो हर एक एटम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा। एंड इलेक्ट्रॉन कोलिजन। सो इन दोनों कंसेप्ट्स को मिलाकर जो टर्म बना वो था रेजिस्टेंस। सो ये रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जितनी लेंथ ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज़्यादा रास्ता कवर करना है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी थिकनेस ऑफ द वायर। तो जितने वायर की थिकनेस ज़्यादा रहेगी, जितना हाईवे विड्थ में बड़ा रहेगा, तो 4 लेन हाईवे में ज़्यादा गाड़ियाँ इजीली ट्रैवल कर सकती हैं जैसे। तो जितना वायर थिक, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रॉन्स को फेस कर। इलेक्ट्रॉन्स कम रेजिस्टेंस फेस करेंगे। तो फिर इसके बाद लास्ट लेक्चर में भी ये किया था कि अब इन दोनों को मर्ज करना है। वेल, अदर 2 फैक्टर्स कौन से थे? इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन कोलिजन बढ़ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स थे: लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो अब आगे बढ़ेंगे हम। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इनको मर्ज किया, एल न्यूमरेटर में, ए डिनोमिनेटर में। जैसे प्रोपोर्शनल साइन निकाल दी, एक कांस्टेंट लिखते हैं और उस कांस्टेंट को रो नाम दिया जाता है, सिंबल को रो नाम दिया गया है। एंड आर का फॉर्मूला आया एज रो एल बाय ए। तो ये फॉर्मूला भी आगे भी काम में आएगा, पर इसके लिए पहले हम देखते हैं कि ये रो कंसेप्ट क्या है। अब इस सिंबल को रो कहते हैं। अब इसका मीनिंग है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टिविटी तो ठीक है, डायरेक्टली वर्ड दिया है, पर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये वर्ड क्यों दिया है ये भी हमको देखना है। और पहले तो हम इसका SI यूनिट ढूंढ लेते हैं कि रेजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होगा। अब रेजिस्टिविटी का SI यूनिट ढूंढने के लिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी रो हम राइट में रखते हैं और बाकी सारे टर्म्स एक तरफ और रेजिस्टिविटी एक तरफ। तो देयरफॉर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया RA/L। अब इस फॉर्मूला से देखिए हम कैसे SI यूनिट डिराइव करेंगे। आपको एक एक टर्म यहाँ पे जो आ रहे हैं उनकी SI यूनिट लिखते जानी है। रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या है? ओम। एरिया है कैपिटल ए, डॉट एरिया का SI यूनिट है मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। और देखें तो एक मीटर कट हो जाएगा, एक M कट हो जाएगा। और रेजिस्टिविटी का जो SI यूनिट आता है वो आता है ओम डॉट मीटर। तो रेजिस्टिविटी का जो SI यूनिट आता है वो है ओम डॉट मीटर। सो दिस वाज द नेक्स्ट पार्ट। अब ये टर्म क्यों लाई गई है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये टर्म क्यों डिस्कस किया जा रहा है? अब इसके लिए आपको 1 मिनट के अंदर डेंसिटी कंसेप्ट समझ के लेनी पड़ेगी। डेंसिटी ये कंसेप्ट क्यों लाई गई थी? क्योंकि कंपेयर करके ये पता लगाया जा सके कि कौन सा मटेरियल हैवी है और कौन सा मटेरियल लाइट है। तो डेंसिटी के लिए क्या करते हैं, एक 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब लिया जाता है। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा दिक्कत वाला है। ओके, इमेजिन दिस एज अ क्यूब whose all dimensions are of 1 मीटर। तो ऐसे क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला L क्यूब होता है, 1 का क्यूब
1 मीटर क्यूब, करेक्ट। सो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर अगर ऐसा क्यूब ले, और ऐसे क्यूब में अब अलग अलग मटेरियल डालते जाएंगे और उनका जब मास लिया जाएगा तो वो वैलिड कंपैरिजन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमको आयन और मर्क्यूरी को कंपेयर करना है, करेक्ट। अब आयन का बड़ा ब्लॉक लिया और मर्क्यूरी को एकदम छोटे ब्लॉक में आप लेकर कंपेयर कर रहे हैं तो बड़ा ऑब्वियस आपको आयन ही हैवी दिखेगा। पर अगर इनका वैलिड कंपैरिजन करना है तो इन दोनों का सेम साइज़ होना चाहिए, सेम शेप रहना चाहिए। तो क्या करते हैं फिर इसके लिए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी फाइंड किया जाता है जिसके लिए मास तो ये ढूंढेंगे ही, पर यूनिट वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम सेम लिया जाएगा। और दोनों का वॉल्यूम सेम लेने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे हमको मालूम पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवी है। ये सब आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि डेंसिटी के बाद फिर आप रेजिस्टिविटी अच्छे से समझ सकेंगे। तो देखते हैं आयन, अगर 1 मीटर क्यूब, अगर 1 मीटर क्यूब में अगर हमने आयन रखा तो डेंसिटी कितना, तो ऐसे मान लेते हैं 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर क्यूब में अगर हमने पूरा मोल्टन आयन भर दिया तो आयन का जो मास जाता है वो राउंड अबाउट 7800 आता है केजी पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब क्यों, क्योंकि ऐसे क्यूबिकल टैंक का वॉल्यूम तो 1 मीटर क्यूब है, 1 मतलब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पर मीटर क्यूब इतना आयन इस ऐसे बॉक्स में बैठ सकता है। और वहीं पे अगर आयन की जगह मर्क्यूरी ऐड कर दे, इतना पूरा बॉक्स अगर मर्क्यूरी भर दे तो उसका 13,600 kg पर मीटर क्यूब जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि बाय नेचर मर्क्यूरी इज़ मच हेवियर देन आयन। और इसीलिए 9th में ये सीखा था हमने कि आयन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन मर्क्यूरी, क्योंकि इतने फिक्स्ड वॉल्यूम में कंपैरिजन वैलिड होता है, क्योंकि दोनों का शेप सेम रह जाएगा और उसके बाद मास से हमको पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवियर है और कौन सा नहीं। तो डेंसिटी की जगह हम वर्ड जोड़ सकते हैं दैट इट इज़ अ स्पेसिफिक मास। वाई वी कैन कॉल इट एज अ स्पेसिफिक मास, क्योंकि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए, ध्यान रखिएगा, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए जब मास लिया जाता है जिसके बाद आप कंपैरिजन वैलिड कर सकते हो, क्योंकि जब दोनों का भी वॉल्यूम सेम है तो पता चल रहा है कि मर्क्यूरी इज़ मच हेवियर देन आयन। तो जब हम पर्टिकुलर वॉल्यूम, पर्टिकुलर स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए मास काउंट करते हैं तो स्पेसिफिक मास बोल सकते हैं, और वही मतलब डेंसिटी हुआ। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर अभी ये डेंसिटी आयन का ये इतना है, अगर आपके पास आयन का छोटा ब्लॉक है तो उसका डेंसिटी भी यही होगा, डेंसिटी वोंट चेंज। अगर गोल्ड की डेंसिटी मान ले है 19,000 kg पर मीटर क्यूब, तो इसका मतलब अगर आपके पास छोटा बिस्किट गोल्ड का है तो उससे गोल्ड की डेंसिटी नहीं बदल जाती, इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू, इट वोंट चेंज अगर आपके पास छोटा गोल्ड का पीस है तो ये है डेंसिटी कंसेप्ट। अब उसी से हम रिलेट करते हैं रेजिस्टिविटी। अब अगर आपको पता लगाना है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सिल्वर और कॉपर में कौन सा गुड कंडक्टर है। अब आपको पता है इसलिए आप सिल्वर कहेंगे, पर मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने सिल्वर की एकदम इतनी बड़ी वायर ली और कॉपर की छोटी वायर ली और थिक भी ली। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ सिल्वर और यहाँ कॉपर। मैंने थिक वायर ली है और लेंथ वाइज छोटी ली है। तो अगर ऐसे दोनों में मैं कंपैरिजन करूँ देन कॉपर विल बी द गुड कंडक्टर। क्यों? दो फैक्टर्स ध्यान में है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ पे मैंने लेंथ बड़ी ले ली है, लेंथ बड़ी लेने की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया इसका, करेक्ट। एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैंने वायर भी एकदम थिन ली है, मतलब एरिया एकदम कम है, तो रेजिस्टेंस फिर बढ़ गया। तो ये वायर से कंपैरिजन में ये वायर ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेगी, क्योंकि लेंथ भी छोटा है। लेंथ छोटा है यानी रेजिस्टेंस कम, यानी गुड कंडक्टर, और एरिया भी बड़ी ली गई है, और अगर एरिया ज़्यादा रहे तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ऐसे में फिर कॉपर ज़्यादा अच्छे कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। तो ये कंपैरिजन वैलिड है? नहीं। क्यों? यहाँ पे एक वायर हमने लेंथ बड़ी, फिर एक वायर छोटे लेंथ की, फिर एक थिन वायर, एक थिक वायर। हमको इन दोनों फैक्टर्स का ख्याल रखना है जब हमको कंपैरिजन करना होगा। तो अब फिर क्या करना है? तो आइडियली एक फिक्स लेंथ
और आइडियली एक फिक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया जब ली जाएगी, जैसे डेंसिटी में एक फिक्स वॉल्यूम लिया गया था 1 मीटर क्यूब, उसके बाद ही सबका मास काउंट किया था, वैसे ही जब वायर्स के हमको कंडक्शन को कंपेयर करना है, कौन गुड कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर, तो एक आइडियल लेंथ और एक आइडियल एरिया, ध्यान रखिए, एक आइडियल लेंथ और एक आइडियल एरिया के लिए जब रेजिस्टेंस ढूंढते हैं उसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को इसीलिए दूसरा नाम दिया गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर से एक बार वापस ये करिए कि वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेंथ और एक पर्टिकुलर एरिया सभी वायर्स की, आप अगर पेज नंबर 207 देखें तो आपको पेज नंबर 207 में रेजिस्टिविटी के एकदम बहुत सारे मटेरियल्स की वैल्यूज़ दी हुई है, स्टार्टिंग विद सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, ऐसे करते करते लास्ट में डायमंड पेपर तक। तो ये रेजिस्टिविटी ढूंढी कैसे गई है? जब एक स्टैंडर्ड लेंथ और एक स्टैंडर्ड एरिया के लिए वैल्यू ढूंढी जाती है रेजिस्टेंस की, उसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। और ऐसे करके हम सारे मटेरियल्स को फिर इजीली कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर है। तो देखें तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर। तो सिल्वर की सबसे कम रेजिस्टिविटी है। तो इन सब मटेरियल्स में सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, और इसीलिए सिल्वर का यूज़ सोलर सेल्स में होता है, सोलर पैनल्स में होता है। कॉपर, अब सिल्वर सब जगह अफोर्ड तो नहीं हो सकता, तो कॉपर की बात करें तो कॉपर की थोड़ी ज़्यादा है रेजिस्टिविटी, थोड़ी ज़्यादा पॉइंट में, तो कॉपर इजीली अफोर्डेबल है, अवेलेबल है, तो कॉपर का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है ट्रांसमिशन लाइन्स और डोमेस्टिक वायर्स में। तो उसके बाद एल्यूमिनियम थोड़ी और ज़्यादा, सो अगेन एल्यूमिनियम इज़ वन मोर गुड कंडक्टर, सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम ज़्यादा करके प्रेफर करते हैं। तो इसके आगे देखते गए तो अब वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी। फिर आते हैं एलॉयज़ पर। नाउ व्हाट आर एलॉयज़? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल। तो उनकी वैल्यूज़ देखें तो कॉन्स्टेंटन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल की वैल्यू 49 इंटू 10⁻⁻6, वैल्यू बढ़ती जा रही है। फिर एलॉयज़ के बाद इंसुलेटर्स में आते हैं। इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स। फिर उसमें ग्लास देखें तो उसकी रेजिस्टिविटी 10⁻10 से लेकर 10⁻14, ये प्लस में आ गए हम, यानी बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है इंसुलेटर्स की। सो रेजिस्टिविटी की इन वैल्यूज से हम आखिर अब कंपेयर कर सकते हैं कौन बेस्ट कंडक्टर है, कौन बीच के केसेस में आएगा और कौन बैड कंडक्टर्स हैं। कैसे ढूंढी ये वैल्यूज़? फॉर अ स्टैंडर्ड लेंथ एंड फॉर अ स्टैंडर्ड एरिया। फॉर अ स्पेसिफिक लेंथ एंड एरिया जब हम रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, इसलिए उसको नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी ये दिया जाता है। और रेजिस्टिविटी का फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये फार्मूला लर्न कीजिए कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, प्रोपोर्शनल साइन निकाल दी तो ये कांस्टेंट रखा, तो R इज़ इक्वल टू रो L बाई ए, और फिर यहाँ से आप फार्मूला ये ऐसा क्रिएट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनल साइन निकाल कर एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो समझ में आना चाहिए जैसे एक वायर के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, ऐसे एक वायर का रेजिस्टिविटी भी फिक्स होता है। जैसे डेंसिटी, अगर प्योर आयन ही अवेलेबल है सब जगह पे, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया था, तो आयन का डेंसिटी यही रहेगा, तो डेंसिटी अगेन इज़ अ कांस्टेंट टर्म। जैसे रेजिस्टिविटी इज़ अ कांस्टेंट टर्म, तो सिल्वर की यही रेजिस्टिविटी रहेगी। इट वॉन्ट चेंज विद द लेंथ एंड एरिया। लेंथ और एरिया से रेजिस्टेंस बदलेगा, रेजिस्टिविटी नहीं। रेजिस्टिविटी इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है देखते हैं, और किस फैक्टर से चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, resistivity will not change with the change in length and area. ध्यान रखिएगा, resistivity of a wire will not change with the change in length and area. Resistivity will change with the change in the temperature and the nature of material. Definitely material जब जब हम अलग अलग लेंगे तो रेजिस्टिविटी बार बार बदलेगी, हर एक मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। और आप टेबल के ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो वो फिक्स टेम्परेचर के लिए कैलकुलेट की हुई रेजिस्टिविटी है, और अगर टेम्परेचर बदला तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की बदलती जाएगी। और नेचर ऑफ द मटेरियल, अगर मटेरियल हमने चेंज किया तो भी रेजिस्टिविटी बदलती जाएगी। तो ये है सब रेजिस्टिविटी के बारे में कंसेप्ट जो आपको समझ के लेना है।
आगे बढ़ते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स से जाने से पहले कुछ एक दो गिव रीजंस क्लियर करते हैं कि रेजिस्टिविटी, अब बताइए गेस कीजिए सबसे कम किसकी रहेगी। अब रेजिस्टिविटी को आप रेजिस्टेंस से रिलेट कर सकते हैं और वो सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है। सो मेटल्स, यूजुअली मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टिविटी, ध्यान रखिए metals have low resistivity, then alloys have comparatively high resistivity than metals, and insulators will have very high resistivity. Resistance जैसे ही कंसेप्ट है तो ये समझ के लेना। देन आगे कंसेप्ट आता है, आपको सेकेंड पैराग्राफ में दिखेगा, why alloys are used for heating devices, why tungsten is used in electric bulb। तो वो पैराग्राफ मैं अभी के लिए स्किप कराऊंगा। जब मैं आपको हीटिंग इफेक्ट, जब आगे चल के हीटिंग इफेक्ट कवर होगा तब ये अलॉयस और टंगस्टन क्यों होता है बल्ब में यूज, वाई अलॉय यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हाल फिलहाल अब वो गिव रीजंस का क्वेश्चन है वो पैराग्राफ पूरा, वो अभी के लिए हम स्किप करेंगे। तो ये बात हुई रेजिस्टिविटी की। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़े न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जाएंगे, आपको सम्स वीडियो पॉज करके पहले रीड करना है। एक न्यूमेरिकल हमसे स्किप हो गया था, पेज नंबर 202। पेज नंबर 202 में पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, तो वो स्किप हो गया था, आपको पॉज करके रीड करना है। हाउ मच वर्क इज़ डन, वर्क डन पूछा है, हाउ मच वर्क इज़ डन in moving a charge of 2 coulomb, in moving a charge of 2 coulomb, चार्ज के लिए हम Q लिखते हैं, across 2 points having a potential difference of 12 volt, तो V is equal to 12V लिखा जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी V है और उसका यूनिट का सिंबल भी V है। So how much work is done in moving a charge of 2 coulomb having a potential difference of 12 volt। तो अगर V का फॉर्मूला याद करें, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा VQ, और V का वैल्यू 12 है और Q का 2। सो हाउ मच इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज ऑफ 2 कूलम, द वर्क डन विल बी 24 जूल्स। सो बहुत ही ईजी सम था और वो एक फॉर्मूला से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल रीड करें। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 208। पेज नंबर 208 में अब कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हैं। सो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12.3, लेट्स डिस्कस हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। तो करंट पूछा है, तो I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फ्रॉम अ 220 वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज इंडिया में जो आइडियली रहता है वो 220 रहता है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। बहुत ही ईजी और बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस इज 1200। ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद करना है, V इज इक्वल टू IR, और I का वैल्यू हमको V अपॉन R से मिल जाएगा। V इज 220 अपॉन R इज 1200, ये कट होगा और अब 22 अपॉन 120 डिवीजन आपको करना है और आंसर आएगा 0.18 एम्पियर। ओके, सेकेंड वैसे ही है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल विल ड्रॉ। तो अब ये कॉइल के लिए चल रहा है, फ्रॉम अ 220 वोल्टेज सोर्स if the resistance of the heater coil is 100 ohm, if the resistance of the heater coil is 100 ohm, क्वेश्चन पूछा है how much current it will draw। so V is equal to IR, V है 220, I into R is 100, तो I होगा 220 by 100, ये जीरो कट, आंसर आता है 2.2 एम्पियर। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। सॉल्व एग्जाम्पल 12.3 हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं सॉल्व एग्जाम्पल 12.4 की तरफ, ध्यान से रीड कीजिए।
the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt. The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volts when it draws a current of 4 ampere. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? What current will the heater draw? अब ये दोनों का ध्यान रखना, ये दोनों कंसेप्ट एक ही ऑब्जेक्ट के लिए पूछे गए हैं, ये ज़रूरी है यहाँ पर समझना। तो अब देखते हैं कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। आपको पता होना चाहिए, ओरली आंसर पता होना चाहिए। ओहम्स लॉ में हमने ये सीखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया जाए तो करंट भी डबल होगा। और इस सम को करने के लिए दो मेथड्स हैं। पहला मैं इजी मेथड पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको एक ही डिवाइस के लिए पहले ये दिया है तो हम इसको V1 और I1 बोलेंगे। फिर अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 कर दें तो कितना करंट फ्लो होगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन से पहले पढ़ा देता हूँ। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर ये 8th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था कि अगर दो टर्म्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V1 अपॉन V2 कैन बी रिटन एज I1 अपॉन I2। देयरफॉर V1 का वैल्यू 60 अपॉन V2 का वैल्यू 120, I1 का वैल्यू 4 अपॉन I2। और अब यहाँ से आपको I2 ज़्यादा अच्छे से और इजीली मिल सकता है, 120 इंटू 4 अपॉन 60 एंड यू गेट द आंसर एज 8 एम्पियर। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड क्या है देखते हैं कि जब आपको V का वैल्यू और I का वैल्यू दिया है, याद करो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR। V और I का वैल्यू मालूम है तो हम क्या ढूंढ सकते हैं, पहले रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर ढूंढा जा सकता है। ओके, तो वो तरीके से बताते हूँ। सबको ये मेथड इजी लगेगी डेफिनेटली अगली मेथड सुनने के बाद। तो देखो इधर V1 I1 लिखा तो भी चलेगा कि पहला केस से हम R ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो पहले आपको V दिया है 60, I दिया है 4, R ढूंढ सकते हैं। R विल बी 60 अपॉन 4 विच इज़ 15 ओम्स। गॉट इट। अब हीटर वही है तो यानी रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे V2 इज इक्वल टू I2R। और अब क्या है, V2 का वैल्यू दिया है 120, हाउ मच करंट विल द कॉइल ड्रॉ, करंट पूछा है, और रेजिस्टेंस हम 15 ही लिख देंगे। क्यों, हीटर है, ऑब्जेक्ट वही है, तो रेजिस्टेंस क्यों चेंज होगा। तो V और R की मदद से अब I की वैल्यू ढूंढी जा सकती है। सो I2 विल बी 120 अपॉन 15 and 120 upon 15 is 8. So by this method I2 का वैल्यू भी easily obtain हो गया। So ये एक easy numerical कवर हो गया। तो ये एक और easy क्वेश्चन कवर हो गया है। अब इसके बाद इन टेक्स्ट के 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 209, पेज नंबर 209। First question, on what factors does the resistance of a conductor depends? Length, area, nature of the material and temperature. Second, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? So आपको फिर आंसर लिखना है। The current will flow more easily through a thick wire because resistance is inversely proportional to the cross sectional area. Thicker the wire, lower will be the resistance and hence current will flow more easily through a thick wire. ध्यान रखिए, thick wire मतलब cross sectional area ज़्यादा रहेगा, ये रहेगा thick wire का imagination, और thin wire ऐसे रहेगी। So thick wire will have more cross sectional area, hence it will have less resistance, hence more current will flow easily through a thick wire than through a thin wire. Got it? Then क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थोड़ा टाइम लगेगा, आगे क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो यूज़ द डेटा टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच अमंग आयन एंड मर्क्यूरी इज़ अ बेटर कंडक्टर। तो अगर आप टेबल देखें तो आयन का रेजिस्टिविटी है 10 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और अगर मर्क्यूरी का देखें तो इट इज़ 94
into 10 raised to minus 8 ohm meter. So iron has got a better resistivity. Iron is a better conductor because it has got lower resistivity. Lower resistivity होने की वजह से iron is a good conductor. And which material is the best conductor? Best conductor के लिए आंसर आएगा सिल्वर. So ये था क्वेश्चन नंबर 5 इन टेक्स्ट का. और अब आज के इस सेशन को एंड करेंगे एक लास्ट सिंपल न्यूमेरिकल से जो कि एक्सरसाइज में है. सो पेज नंबर 221 आपको नोटबुक में सॉल्व करते हो कि ऐसे मेंशन करना ही है. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 एक इजी क्वेश्चन से आज फिर ये एंड कर देंगे. और अगला सेशन फिर सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर होगा जो रेजिस्टिविटी और थोड़े इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है. और वो सेशन होने के बाद हम इस चैप्टर का हाफ पार्ट ख़त्म कर चुके रहेंगे. हाफ चैप्टर लगभग हो जाएगा और उसके बाद फिर 3-4 दिन लगातार मैथ सेशन ही होने वाला है. तो कल के दिन हम ये हाफ चैप्टर पूरा फिनिश हाफ चैप्टर ख़त्म कर चुके रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 रीड करना. व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर. व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, there is a current of 2.5 milliampere. There is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. Find the value of the resistance of the resistor. When a 12 volt battery is connected across a resistor, there is a current of 2.5 milliampere. अब मालूम है आपको कि ये 2.5 milliampere नहीं चलेगा और milliampere का एम्पियर लिखने के लिए into 10⁻³ होता है. मिली एम्पियर का जब भी एम्पियर में करना है इंटू 10⁻³ और माइक्रो एम्पियर कभी आया तो 10⁻⁶. सो ये करंट है, ये वोल्टेज है, हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है. वी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे IR और R का वैल्यू ढूंढने के लिए V/I और V का वैल्यू 12 है, I का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ अगले स्टेप में ये 10⁻³ न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻+3 होगा अपॉन 2.5 और अब पॉइंट हटाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 120 हो जाएगा और आगे 10⁻³ है तो 3 zeros अपॉन 25. यहाँ पर हमने एक एडिशनल 10 से मल्टीप्लाई किया इन दो नंबर्स को तो 120 हुआ और ये 10⁻³ से ही है. अब 25 1 जा 120 पहले कंसिडर किया जाएगा. 25 4 जा 100 करेक्ट. 20 बचा, आगे का 0 कंसिडर करेंगे. 25 8 सो 4800 ओम इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ तक आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बाद मेन रेजिस्टिविटी कंसेप्ट समझ के लिए और ये थोड़े इजी एग्जांपल्स से शुरुआत की है मैंने. आपको इन सब को थोड़ा थरोली प्रैक्टिस करके लेना है. सॉल्व एग्जांपल्स सारे नोटबुक में आपके सॉल्व रहने चाहिए. इसका होमवर्क भी आपका चेक किया जाएगा और इसके ज़रिए आज का ये सेशन एंड हो जाता है. आप इतना सब करके रखिए और कल इससे भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर किए जाएंगे, उसका रिवीजन भी ज़रूरी करना.